Very good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, madam. Yes, Yes, madam. you are audible. Yes, madam. Yes, yes. Very good afternoon, everyone. Welcome back again after a heavy and healthy meal. I hope so. For today's second session of refresher course on a small wind turbine design, development, and testing. Now, it's a time for refreshing our life again, especially during this second wave of pandemic COVID-19 situation. So, for this, now I welcome Dr. Surendra Pathak, sir, very senior and dynamic faculty, which will guide all of us regarding universal human values. Sir is adjunct professor in Gujarat Vidyapeeth. He is professor and head Department of Value Education. Previously, he was also director Jeevan Vidya Study Center, Somaya Vidya Vihar Mumbai of Mumbai University, and was also posted as assistant director research project and HOD science journalism in MCN University of Journalism Bhopal. His area of specialization is in journalism and mass communication, human values, peace education, value education, and many more. His PhD work was on linguistic study of communicability of Hindi journalism. Sir, it's our honor and privilege to listen you live as a speaker once again. Actually, we had in phase one his super hit previous sessions, and I am very much sure which inspired many of us. So, sir, we all are very excited to listen you once again. नमस्ते सर, मैं सोनिया जोशी आपका वापस से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. धन्यवाद. Over to you, sir. सभी को नमस्कार। सोनिया जोशी जी, संदीप काले जी और आपके इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल सर। सबसे पहले तो मैं कोविड में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, और ये प्रार्थना मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर करना चाहता हूं, और इस विश्वास के साथ कि हम लोग शीघ्र ही कोविड पेंडेमिक के कारण से जो भी मानव जाति को क्षति हो रही है, इससे हम जीत पाएंगे, निकल पाएंगे, इस उम्मीद के साथ। और मैं अपनी बात आज यहीं से शुरू करना चाहता हूं। जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो उस समय हम परिवार और समाज की बात कर रहे होते हैं। व्यक्ति में किसी भी मूल्य की पहचान नहीं होती, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जीता है तभी मूल्यों का पता लगता है। जैसे किसी व्यक्ति में विश्वास है, सम्मान है, प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, तो इसकी पहचान तभी होती है जब वो किसी के साथ जीता है। यदि वो अकेले रहता है तो उसके अंदर मूल्य हैं या मूल्य नहीं है उसका कोई पहचान नहीं होता है, और मूल्य प्रमाणित भी नहीं होते हैं। यदि वो जीने में नहीं दिखते हैं तो व्यक्ति मूल्यों के साथ जीता है ये प्रमाणित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए जब हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं उस समय हम मूलतः जीने की बात कर रहे होते हैं, और जीने का मतलब जिंदा रहना नहीं है। जिंदा रहना तो केवल शरीर को जिंदा रखना होता है। जीने का मतलब होता है जब हम किसी के साथ विश्वास पूर्वक, सम्मान के साथ जीते हैं, स्नेह के साथ जीते हैं, जैसे माता पिता बच्चों के साथ ममता वात्सल्य के साथ जीते हैं। यदि ममता वात्सल्य के साथ माता पिता अपने संतान के साथ जी पाते हैं तभी उनमें तृप्ति होती है, जीने का सुख होता है। इसी प्रकार से जितने भी संबंध होते हैं इन सभी संबंधों में यदि मूल्य दिखते हैं, मूल्यों का पहचान होता है, तभी हम
संबंधों में जीने की जो तृप्ति है उस तृप्ति को महसूस कर सकते हैं। कोविड के समय में हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो परिवार अकेले होते हैं और किसी कारण से वो कोविड से या किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी से ग्रसित होते हैं, उस समय उनको अकेलापन महसूस होता है। उनको लगता है कि यदि हम साथ में होते, हमारा परिवार साथ में होता या जॉइंट फैमिली होती तो चीज़ें मैनेज हो जाती। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो परिवार अकेले होते हैं, किसी भी कारण से अकेले होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल जॉब के लिए या कारपोरेट में नौकरी करने के लिए या फिर किसी जॉब के लिए या मजदूरी करने के लिए, इवन मजदूरी करने के लिए भी लोग अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने लोगों को छोड़ के चले जाते हैं और अकेले हो जाते हैं। और उस स्थिति में जब कभी वो अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तब ऐसा पता लगता है कि उनमें एक अकेलापन आ जाता है और ये जो अकेलापन है उनको भयभीत कर देता है। मैंने ऐसा देखा है और पिछले एक माह में लगभग 20-25 मेरे अपने जानने वाले, जिनको मैं अपना मित्र कह सकता हूँ, या मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिला है, उन सब लोगों ने शरीर त्याग किया है इस कोविड के चक्कर में। और मैंने बहुत निकट से लोगों को देखा है कि एक अकेलापन और दूसरा भय, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण से जो रोग का प्रभाव होता है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि आदमी अकेले में भय महसूस करता, असुरक्षा को महसूस करता है। जब वो साथ में होता है तो सुरक्षा महसूस करता है और भय से मुक्त होता है। यदि हम परिवार से समाज बनते हैं तो परिवार में भय कम होता है, और यदि समाज से राष्ट्र बनता है तो समाज में भय कम होता है। और यदि राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर व्यवहार कर पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो पेंडेमिक की स्थिति आई तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी तरफ से मदद के लिए अपने सहयोग का आह्वान किया और सहयोग पहुंचाने का प्रयास किया। सहयोग पहुंचती है नहीं पहुंचती है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यदि सहयोग के लिए कोई आश्वासन भी आता है, उससे हिम्मत बढ़ती है, सुरक्षा की बात आती है और उससे इंसानियत को बल मिलता है, ताकत मिलती है। इसलिए जिसको हम ये कह रहे हैं कि मूल्यों के साथ जीने का मतलब ही यही होता है कि जब हम एक से परिवार हो जाएं, परिवार से समाज हो जाएं, समाज से राष्ट्र हो जाएं और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र, यानी पूरी मानव जाति एकता के साथ आपस में संबंध को पहचान के जी सके। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है वो हैं, और इन ह्यूमन वैल्यूज में जीती हुई मानव जाति जो है वो सुखी हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है। ये बात सच है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, कोई भी अमर होके नहीं आता है। हमारी परंपराओं में ऐसा माना गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जीवन, या जिसको आत्मा भी कहते हैं कुछ लोग, आत्मा अस्तित्व में बनी रहती है और वो पुनर्जन्म लेके पुनः इस पृथ्वी पर वापस आती है। ऐसी मान्यताएं हैं। और जो दूसरी, खासकर जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा है या स्पिरिट है वो रेस्ट इन पीस में रहती है और प्रतीक्षा करती रहती है। फिर जब कभी अवसर आता है, ऐसा इस्लाम में कहा गया है कि क़यामत आती है तो क़यामत में उसका हिसाब किताब होता है और उसके बाद जो है उसको जन्नत या दोजख में जो है जगह मिलती है, जो उसके कर्म पे निर्भर करती है। यहाँ मूल समझने की बात यह है, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मरने के बाद जीवन होता है या नहीं होता है, लेकिन हम जब तक शरीर में हैं, शरीर यात्रा है हमारी जन्म से मृत्यु तक, तब तक यदि हम अपने जीने को समझते हैं तो जीने का मतलब केवल इतना ही है कि हम किसी के साथ जी पा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी
पुत्र पुत्रियों के साथ में, या अपने मित्रों के साथ में, या अपने समाज के साथ में भी, क्योंकि समाज का भी एक सहयोग होता है। खासकर समाज का सहयोग हमको विपत्ति के काल में पता लगता है। यदि समाज एक दूसरे के साथ खड़ा होता है तो विपत्ति जो है हल्की हो जाती है, उसका दुख जो है वो कम हो जाता है। और यदि समाज एक दूसरे का सहयोग नहीं करता है, दूर रहता है, एक दूरी को बना के रखता है, या उपेक्षा के भाव से रहता है, या उदासीनता के भाव में रहता है, या तटस्थता पलायन के भाव में रहता है, उस समय जीने में दुख होता है। एक दूसरे के प्रति जो है द्वेष का भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव बढ़ता है। तो इससे ये समझ में आता है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझना हम सब लोगों के लिए न केवल अनिवार्य है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से इसका लोक व्यापीकरण करना और नई पीढ़ी के हृदय में उसको प्रतिष्ठित करना, मानसिकता में उसको प्रतिष्ठित करना एक अनिवार्यता भी है, क्योंकि इसके बिना जीना संभव नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस बात को समझते ही होंगे। दूसरी बात है कि जब हम परिवार को समझने जाते हैं, जिसको हम जीने को समझना भी कहते हैं, तो जीने को समझने के लिए परिवार को समझना होता है, और परिवार को समझने जाते हैं तो परिवार में कुछ संबंध होते हैं। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध होता है, भाई बहन संबंध होता है, पति पत्नी संबंध होता है। मूल रूप से ये 3 संबंधी होते हैं। तो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध और भाई बहन संबंध और इसके बाद पति पत्नी संबंध, इन तीनों संबंधों में एक निश्चित प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। जैसे पुत्र पुत्री के प्रति माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं, या जो उनका कर्तव्य दायित्व होता है, वो कर्तव्य दायित्व उनके भरण पोषण का होता है, उनको शिक्षित दीक्षित करने का होता है, संस्कारित करने का होता है, भाषा से संस्कारित करने का होता है, परंपराओं से अवगत कराने का काम भी होता है। और इस प्रकार से माता पिता जो है अपनी संतान का के साथ ममता और वात्सल्य पूर्वक जीते हैं। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो माता पिता सुखी होते हैं, यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माता पिता में जो है दुख होता है, ऐसा देखा गया है। तो माता पिता का जो सुख है वो ममता और वात्सल्य पूर्वक ही है। वात्सल्य का मतलब संरक्षण का भाव होता है, और ममता का मतलब होता है पोषण का भाव। पोषण केवल आहार से पोषण नहीं होता है, पोषण जो है वो भाषा का पोषण होता है, संस्कार का पोषण होता है, सभ्यता का पोषण होता है, विधि का पोषण होता है, व्यवस्था का पोषण भी होता है, क्योंकि परिवार एक व्यवस्था है। तो इसलिए व्यवस्था का संस्कार बच्चों में स्थापित करना वो भी पोषण है। और इसके साथ साथ जो है संरक्षण का भाव भी होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि जब मानव संतान जन्म लेती है तो जन्म से ही उसमें सत्य बोलने की प्रवृत्ति रहती है। उसको कहते हैं कि वो सत्य का वक्ता होता है। उसमें सत्य बोलने की प्रवृत्ति का संरक्षण करना ये माता पिता का कर्तव्य होता है, परिवार का कर्तव्य होता है, शिक्षा का भी कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है। दूसरा, जो संतान मानव संतान होती है वो न्याय की याचक होती है। जो मानव संतान होती है जन्म से ही उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है ना प्रवृत्ति या टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। ये प्रवृत्तियां जो डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं, जो अन्याय को जन्म देती हैं, और अन्याय के कारण से, डिस्क्रिमिनेशन के कारण से लोगों में दूरियां बढ़ती हैं, समाज में दूरी बढ़ती है, परिवार में दूरी बढ़ती है। और उन दूरियों को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, जिनको हम लोग जाति कहते हैं, मत पंथ आदि कहते हैं, धर्म कहते हैं, भाषा कहते हैं, इसके आधार पे समुदाय बन जाते हैं और ये समुदाय आपस में एक दूसरे के साथ एक दूरी को बना लेते हैं और उस दूरी में संबंधहीनता होती है और इसीलिए संबंधहीनता में जीना नहीं बन पाता है। और जब जीना नहीं बनता है तो न्याय का जो संरक्षण है वो संभव नहीं है। न्याय का संरक्षण तभी संभव होता है जब हम जो न्याय की प्रवृत्ति जो बच्चे में, मानव संतान में जन्म से ही रहती है, उस न्याय की प्रवृत्ति को का संरक्षण किया जाए और उसमें न्याय प्रदायी क्षमता को, ताकि मानव संतान जब अपनी जिम्मेदारी के साथ बड़ा होता है तो उसमें न्याय प्रदायी क्षमता जो है वो विकसित हो सके,
तो न्यायप्रदायी क्षमता को विकसित करने के लिए उसको शिक्षित करना होता है, उसमें सभ्यता के संस्कार का पोषण करना होता है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम माता पिता के रूप में, परिवार के रूप में और समाज के रूप में अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कर पाते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अन्याय का बीजारोपण हो जाता है। तीसरा, जो मानव संतान में जन्म से प्रवृत्ति रहती है वो सही कार्य करने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वो माता पिता को सही मानता है, इसलिए अपने माता पिता का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है और माता पिता के अनुसरण करते हुए उस प्रवृत्ति को बनाए रखता है। यदि माता पिता गलती करते हैं तो बच्चे गलती करते हैं, परिवार गलती करता है तो बच्चे गलती करते हैं, समाज गलती करता है तो बच्चे गलती करते हैं, जबकि उनमें जन्म से सही कार्य करने की प्रवृत्ति रहती है। तो जो सही कार्य करने की प्रवृत्ति है, न्याय की प्रवृत्ति है और सत्यवक्ता के रूप में जो उनकी मूल प्रवृत्ति है, इस मूल प्रवृत्ति का संरक्षण करना और इसका पोषण करना जो है हर माता पिता का, हर अभिभावक का, शिक्षक का और समाज का दायित्व होता है, समाज का कर्तव्य होता है। यदि समाज इस दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करता है तभी हम कहेंगे कि वो पोषण और संरक्षण पूर्वक यानी ममता और वात्सल्य पूर्वक अपनी संतानों के साथ जीता है और इस प्रकार से एक सुखी समाज बनाने का काम जो है हो सकता है। हम लोग जिन भी समस्याओं को देख रहे हैं, यदि उन समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल कारण ये है कि हम एक अच्छा समाज नहीं बना पाए। अच्छा समाज क्यों नहीं बना? क्योंकि हम अच्छाइयों को पहचान नहीं पाए, अच्छाइयों को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, अच्छाइयों को शिक्षा के माध्यम से मानव संतान में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, अच्छाइयों को समाज में प्रतिष्ठित करते हुए उसको राज्य और धर्म व्यवस्थाओं में, विधि व्यवस्थाओं में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए और इसी के कारण से जो नेतृत्व है वो गलत लोगों के हाथ में चला गया और उसके कारण से समाज में गलत प्रवृत्तियां जो है वो जन्म ले गई और एक अच्छा समाज नहीं बन पाया। और अच्छा समाज नहीं बन पाने के कारण से ही हम लोग बहुत प्रकार की समस्याओं को भोग रहे हैं, समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं, समस्याओं से दुखी हो रहे हैं और हम अपने को अकेला महसूस करते हैं। तो मैंने कहा कि परिवार में जो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है उसमें एक निश्चित प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। वो निश्चित प्रकार की अपेक्षाएं जो है पोषण और संरक्षण के अर्थ में होती हैं और मानव संतान जो है वो पोषण संरक्षण पूर्वक जो है वो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था पूर्वक जीने को समझ पाता है और जी पाता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि यदि हम तीन लोगों को देखते हैं, गुरु शिष्य संबंध को देखते हैं, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध देखते हैं या सभी प्रकार के अभिभावक संबंध देखते हैं। अभिभावक का मतलब होता है जो पिता और माता के भाई बहन हैं, इन सबको मिला के हम लोग अभिभावक बोलते हैं। चाचा, काका, मामा, ताऊ, फूफा आदि इस तरीके के संबंधों का संबोधन करते हैं। ये सभी माता पिता पुत्र पुत्री संबंध के रूप में रहते हैं। लेकिन परिवार को यदि हम समझने जाते हैं तो परिवार का जो मूल काम होता है वो अपने संतान में विश्वास को स्थापित करना होता है। इसको कहते हैं स्वयं में विश्वास को स्थापित करना। यदि मानव संतान में स्वयं में विश्वास नहीं आ पाता है, स्वयं में विश्वास का मतलब है मैं जी पाऊंगा, है ना, मैं सबके साथ रह पाऊंगा, है ना। यदि उसमें जीने का विश्वास नहीं रहता है तो स्वयं में विश्वास नहीं रहता है। स्वयं में विश्वास का मतलब ये नहीं है कि किताबें पढ़ ली, बहुत घूम फिर लिया, बहुत सारा मीडिया एक्सपोजर हो गया, इंफॉर्मेशन का जो है बहुत सारा हमने इंफॉर्मेशन को स्मृति में स्थापित कर लिया, याद कर लिया, लेकिन जब हम जीने जाते हैं तो हम जी नहीं पाते हैं। तो स्वयं में विश्वास नहीं आता है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, विद्वान हों, कितनी भी डिग्री हो, किसी भी बड़े से बड़े पद पे बैठे हों, यदि आप में जीने की समझ नहीं है तो स्वयं में विश्वास नहीं आता है। स्वयं में विश्वास आने के साथ ही श्रेष्ठता के प्रति सम्मान को स्थापित करना होता है। हर अभिभावक अपने संतान में स्वयं में विश्वास के साथ श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेष्ठता के सम्मान को या श्रेष्ठता के प्रति सम्मान को स्थापित करना चाहता है। श्रेष्ठता की पहचान होगी यदि अभिभावक में, माता पिता में
या शिक्षक में या समाज में यदि श्रेष्ठता की पहचान होती है, श्रेष्ठता क्या है यदि इसकी पहचान होती, श्रेष्ठ प्रवृत्ति क्या है, श्रेष्ठ विचार क्या है, श्रेष्ठ संस्कार क्या है ना, अच्छे से जीना किसको कहते हैं, अच्छा आदमी क्या होता है, यदि हमको इसकी पहचान होती है तो हम श्रेष्ठता के प्रति सम्मान को मानव संतान में प्रतिष्ठित कर पाते हैं। यदि हमको इसकी पहचान नहीं होती है तो हम श्रेष्ठता के प्रति सम्मान को स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों में हम द्वेष भाव को प्रतिष्ठित कर देते हैं। उसमें कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग अपने परिवार में स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार को अपने संतान में स्थापित कर देते हैं और इस स्वयं श्रेष्ठता के अहंकारवश वो संबंधों में नहीं जी पाता है। इसलिए संबंधों में जीने के लिए जो मानव जाति में श्रेष्ठता है, जिसको हम लोग दूसरे अर्थों में कहें तो मानव जाति में दो प्रकार की श्रेष्ठताएं हैं। एक प्रकार की श्रेष्ठता है जिसको हम लोग कह रहे हैं विज्ञान के रूप में श्रेष्ठता है। विज्ञान ने मानव जाति के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परिश्रम करके कुछ ऐसी तकनीकी को या यंत्रों को विकसित किया है जिसके कारण से मानव का जीना सुलभ हुआ है और उनमें सुविधाएं बढ़ी हैं। ये बात जरूर है कि विज्ञान की सुविधाओं के कारण से कुछ पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है, प्रदूषण बढ़ा है। यदि उनको ठीक कर लिया जाता है तो भी हम ऐसा मान सकते हैं कि विज्ञान ने कोई एक श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित किया और उसके साथ साथ मानव जाति के जीने को सुखी बनाने का प्रयास किया है। तो जिस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि ऋषि लोग ऐसा काम करते हैं, उसी दृष्टिकोण से हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग भी एक प्रकार से ऋषि हैं और उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए जो है अपनी बौद्धिकता का नियोजन किया है। इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं। तो श्रेष्ठता की एक पहचान है जिसको हम विवेक कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं, और दूसरी पहचान है जिसको हम विवेक कह रहे हैं। विवेक का मतलब होता है जीने की समझ, संबंध की समझ, संबंध में निश्चित अपेक्षाओं की समझ, संबंधों में न्याय की समझ, संबंधों में व्यवस्था की समझ, व्यवस्था पूर्वक जीने की समझ, एक दूसरे के साथ सहयोग, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीने की समझ। यदि ये समझ होती है तो हम कह सकते हैं कि मानव संतान जो है वो विवेक सम्मत है। और यदि विवेक की पहचान है तो उसमें श्रेष्ठता की पहचान है, यानी श्रेष्ठता का सम्मान उसको आता है। यदि श्रेष्ठता का सम्मान होता है तो मानव संतान दुखी नहीं होते हैं, परिवार दुखी नहीं होते हैं, समाज दुखी नहीं होता है। समाज में जब श्रेष्ठता का पहचान नहीं होता है तो जो लोग श्रेष्ठ नहीं होते हैं हम उनको अपना नेतृत्व सौंप देते हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, है ना, जो लोग शोषण में लगे रहते हैं उनको, जो लोग अपराध में लगे रहते हैं उनको अपना नेतृत्व सौंप देते हैं, क्योंकि हमको श्रेष्ठता की पहचान नहीं होती। और इसके बाद क्योंकि उनमें श्रेष्ठता नहीं होती है और इसके बाद जब उनके पास कोई बड़े दायित्व आ जाते हैं तो वो उन दायित्वों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाते हैं, बल्कि समाज में अपराध को, शोषण को, हिंसा को, द्वेष को स्थापित करते हैं और उसके कारण से पूरा समाज जो है वो दुखी होता है, राष्ट्र दुखी होता है, पूरी मानव जाति इससे दुखी होती है। मानव जाति में जो भी दुख है उस सबके मूल में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की नासमझी ही है। और इसी को कहें कि ह्यूमन वैल्यूज की जो समझ है, मानव मूल्यों की समझ है, वही श्रेष्ठता के सम्मान के रूप में विद्यार्थी में या मानव संतान में यदि प्रतिष्ठित होती है तो मानव जाति सुखी हो सकती है, जो होना चाहती है। हर मानव सुखी होना चाहता है, परिवार सुखी होना चाहता है, समाज सुखी होना चाहता है, राष्ट्र सुखी होना चाहता है। और ये जो सुख का स्रोत है वो विवेक के रूप में ह्यूमन वैल्यूज हैं और विज्ञान के रूप में जो भी हम उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें यंत्रीकरण होता है, तकनीकी का उपयोग होता है। यदि विज्ञान की समझ होती है तो मानव अपने अर्थोपार्जन में सफल होता है, तन मन धन के लिए जो आवश्यक आहार, आवास, अलंकार है उसको बना पाता है और दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण संबंधी यंत्रों को विकसित कर पाता है। और इस प्रकार से तकनीकी जो है मानव की समृद्धि की सुलभता का काम करती है और दूसरी तरफ तकनीकी जो है मानव को मानव के साथ जोड़ने का काम करती है। जैसे दूरगमन के माध्यम से
दूर श्रवण के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ते हैं। जैसे आज का हमारा ये जो सेमिनार है, ये दूरदर्शन और दूर श्रवण के माध्यम से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़ने से हमारे अंदर एक प्रकार से सह अस्तित्व का भाव आता है। सह अस्तित्व का भाव ही हमको सुखी करता है। तो इस बात को समझना कि हमको स्वयं में विश्वास को स्थापित करना है, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान को स्थापित करना है। श्रेष्ठता को मैंने कहा कि विवेक की समझ के रूप में श्रेष्ठता होती है और विज्ञान की समझ के रूप में श्रेष्ठता होती है। विज्ञान का प्रयोग जो है वो उत्पादन प्रणालियों के रूप में होता है, जैसे चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, दोनों में विज्ञान का उपयोग होता है। और विज्ञान समृद्धि को सुलभ करती है। समृद्धि सुलभता से मानव के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सुलभ हो जाती हैं। सुलभ होती हैं तो उनका जीना यानी जिंदा रहना जो है वो सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। और यदि विज्ञान का दुरुपयोग होता है तो वो कठिन हो जाता है, और उससे कारण से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती है, और उससे जो है मानव जाति में अपराध, शोषण, हिंसा की प्रवृत्ति, द्वेष की प्रवृत्तियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। दूसरी बात है जिसको मैंने कहा कि विज्ञान की समझ होती है तो हम परिवार में ठीक से जी पाते हैं। परिवार में ठीक से जी पाते हैं तो परिवार आपस में ठीक से जी पाते हैं। परिवार यदि आपस में ठीक से जी पाते हैं तो समाज ठीक से जीता है। ठीक से जीने का केवल इतना ही मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वास और सम्मान पूर्वक जीते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं हम व्यवहार में सामाजिक हो जाते हैं। तो व्यवहार में सामाजिक होना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें तो परिवार में हम लोग अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मानव के लिए आवश्यक हैं और वो केवल समाज के माध्यम से ही पूरी होती हैं। जैसे हम सब लोग यदि देखें तो हमारे परिवार का जो भरण पोषण है, उस भरण पोषण में समाज का योगदान होता है। किसानों का योगदान होता है, बिजली बनाने वाली कंपनियों का योगदान होता है, पानी सप्लाई करने वाली कंपनियों का योगदान होता है, दवा बनाने वाले लोगों का योगदान होता है, शिक्षकों का योगदान होता है। इन सबके योगदान से ही परिवार जो है अपनी हर प्रकार की आवश्यकता, चाहे वो भौतिक आवश्यकता हो, सामाजिक आवश्यकता हो, चाहे वो इमोशनल नीड्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नीड हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल नीड्स हो, वो पूरी होती हैं। तभी परिवार जो है सुखपूर्वक जीता है। तो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान के साथ जो तीसरी आवश्यकता है वो है व्यवहार में सामाजिक होना। व्यवहार में सामाजिक हुए बिना समाज नहीं बनता, और समाज के बने बिना अभय नहीं आता है। यदि समाज नहीं होता है, समुदाय होता है, और समुदायों में परस्पर लड़ाई झगड़े होते हैं, द्वेष का भाव होता है, उस स्थिति में समाज में भय बना रहता है, एक दूसरे से लोग डरे हुए रहते हैं। तो हम भय के साथ नहीं जीना चाहते हैं, हम सब लोग भय से मुक्त होकर जीना चाहते हैं। और इसीलिए हमको इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि अभय कैसे सुनिश्चित हो, भय से मुक्त कैसे हो, परिवार कैसे भय से मुक्त हो, व्यक्ति भय से मुक्त कैसे हो। तो इसके मूल में यदि हम लोग जाते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि व्यवहार में सामाजिक हुए बिना हम लोग भय से मुक्त नहीं हो पाते हैं, भय बना ही रहता है। तो इसलिए व्यवहार में सामाजिकता को सिखाने की आवश्यकता है। चौथी जो बात है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की आवश्यकता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का मतलब होता है, जिसको प्रतिभा का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता हो। यदि ज्ञान, विवेक, विज्ञान की संपन्नता है तो प्रतिभा में संतुलन आता है। यदि अज्ञान है, विवेक की समझ नहीं है और विज्ञान की समझ नहीं है तो जीना बहुत कठिन हो जाता है, और उससे हर स्तर पे असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन, यदि हमारा आहार, विहार और व्यवहार यदि हमारा नियंत्रित नहीं होता है, यदि हमारा आहार, विहार और व्यवहार जो है अनियंत्रित रहता है, उस स्थिति में भी जीने में असंतुलन पैदा होता है। तो इसलिए स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, व्यवहार में सामाजिक और प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके बाद
छठवीं जो मूल आवश्यकता परिवार में होती है, जो हर अभिभावक चाहता है कि उसकी जो संतान है वो व्यवसाय में स्वावलंबी हो। यदि व्यवसाय में स्वावलंबी नहीं होती है तो माता पिता में अतृप्ति रहती है, और इसलिए माता पिता तब तक अपने संतान के साथ श्रम करते रहते हैं जब तक उनको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि मेरी जो संतान है, मेरे जो बच्चे हैं, है ना, चाहे वो माता पिता के रूप में हो या अभिभावक के रूप में हो, जब वो इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि वो स्वावलंबी हो गए। यदि बच्चे स्वावलंबी हो गए, परिवार स्वावलंबी हो गया, समाज स्वावलंबी हो गया, राष्ट्र स्वावलंबी हो गया और मानव जाति पूरी स्वावलंबी हो गई। यदि स्वावलंबन सुनिश्चित होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो स्वराज्य को स्थापित करता है। जैसे व्यक्ति स्वावलंबित होता है, जब व्यक्ति स्वावलंबी होता है इन 5 गुणों के साथ में, है ना, कौन से 5 गुण? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन और व्यवहार में सामाजिक। इन 5 गुणों के साथ यदि कोई व्यक्ति में व्यवसाय में स्वावलंबन आ जाता है, उस स्थिति में उसमें स्वयं में स्वत्व की स्थापना हो जाती है। वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है और एक स्तर का स्वराज्य का अनुभव वो कर सकता है। यदि यही 6 सद्गुण, यदि ये 6 सद्गुण किसी परिवार में स्थापित हो जाते हैं, यानी परिवार में स्वयं में विश्वास आ जाए, हर परिवार में श्रेष्ठता के प्रति सम्मान स्थापित हो जाए, परिवार में जितने भी लोग हैं उनके प्रतिभा में संतुलन आ जाए, व्यक्तित्व में संतुलन आ जाए, परिवार व्यवहार में सामाजिक हो जाए और हर परिवार स्वावलंबी हो जाए, इस स्थिति को हम लोग कह सकते हैं कि परिवार स्वराज्य की स्थापना हो गई। यदि परिवार में इनमें से किसी भी चीज की कमी है तो परिवार में स्वराज्य नहीं है। तो स्वराज्य की स्थापना के लिए हमको इन 6 सद्गुणों की स्थापना करनी होती है, और इसका जो प्राथमिक दायित्व होता है वो माता पिता का, अभिभावकों का होता है। दूसरा जो दायित्व है वो गुरुओं का होता है, शिक्षकों का होता है, और तीसरा जो दायित्व है वो समाज के जो श्रेष्ठ मार्गदर्शक लोग होते हैं उनका होता है, और चौथा जो दायित्व होता है वो राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व करने वाले उनका होता है, और छठवां दायित्व जो है विधि व्यवस्थाओं का होता है। इस प्रकार से 7वें स्तर पे यदि हम इस दायित्व को देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी ये दायित्व होता है कि वो स्वराज्य को स्थापित करें परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। और यदि इन 6 सद्गुणों का परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में स्थापना होती है तो मानव जाति स्वराज्य के साथ जी सकती है। अभी हम लोग परतंत्रता में जी रहे हैं। यदि हम परतंत्रता को समझने की कोशिश करें कि परतंत्रता का मूल कारण क्या है, तो परतंत्रता का या गुलामी का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। यदि और गहराई से देखें तो अविवेक है, और गहराई से देखेंगे तो विज्ञानहीनता है। विज्ञान के सदुपयोग की समझ ना होना है, यह विज्ञान विहीनता भी है। विज्ञान विहीनता के कारण से उत्पादन समृद्धि पूर्वक नहीं हो पाता है। विज्ञान विहीनता के कारण से हम यंत्रीकरण नहीं कर पाते हैं और तकनीकी का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। विवेक की समझ नहीं होने के कारण से हम लोग परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में जी नहीं पाते हैं, और द्वेष में फंसे रहते हैं, हिंसा में फंसे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं, और अंततोगत्वा हम लोग जो है द्वेष में, घृणा में और मात्सर्य के भाव में जीते हैं, जो मूल्यहीनता है। इसलिए मूल्यहीनता से मूल्यों में जीना ही जीना है। मूल्यहीनता में जीना, जिसको हम कहते हैं हम जी नहीं पाते, दुखी होते हैं तो दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही बांटता है। जिस परिवार में जो होता है वही परिवार जो है वही चीज को दूसरों को बांटता है। यदि हमारे परिवार में गुलामी है, हम गुलामी बांटेंगे। हमारे परिवार में अपराध है, हम अपराध को बांटते हैं। हमारे परिवार में हिंसा की प्रवृत्ति है, हम हिंसा की प्रवृत्ति को समाज में फैलाते हैं। हमारे परिवार में यदि हमारे बच्चों में, हम में अहंकार है, तो हम समाज में जब भी भागीदारी करते हैं तो अपने अहंकार को बढ़ाते हैं या दूसरों में अहंकार को स्थापित करते हैं, और अहंकार के कारण से लड़ाई झगड़े, है ना, द्वेष आदि को हम लोग बढ़ाते हैं। तो सबके मूल में यदि हम ह्यूमन वैल्यूज को समझना चाहते हैं तो उसके मूल में परिवार रूपी व्यवस्था को समझना जरूरी होता है।
परिवार रूपी व्यवस्था अभी, क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि परिवार जो है छिन्न भिन्न हो रहे हैं। संयुक्त परिवार से छोटे परिवार बन रहे हैं, छोटे परिवार से एकल परिवार बन रहे हैं, और एकल परिवार से सिंगल पेरेंट सोसाइटी के रूप में भी आ रहा है। और कई जगह तो लोग अकेले जीते हैं। और इसीलिए मैंने देखा है कि जब भी वीकेंड होता है पूरे यूरोप में, अमेरिका में उत्सव का माहौल रहता है। उसका मूल कारण है क्योंकि परिवार में जीना नहीं हो पा रहा है, वो अकेले रहते हैं। वीकेंड में ही उनको ये अवसर मिलता है जब वो किसी के साथ फोन कॉल करके किसी के साथ मीटिंग तय करते हैं, उनके साथ कुछ क्षण गुजार पाते हैं। और इसीलिए लोनलीनेस जो है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवार रूपी संस्था को तबाह कर दिया है। बहुत जो विकसित देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड है या अमेरिका है या जो भी विकसित देश हैं, इन विकसित देशों में यदि हम देखते हैं तो परिवार रूपी संस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो गई है, और उसके कारण से मूल्यों का पता नहीं लगता है। और मूल्यों के बिना मानव में जीना नहीं होता है, इसलिए दुख देखने को मिलता है। तो जब हम जीने को नहीं समझ पाते, उस स्थिति में केवल हमको अपना शरीर समझ में आता है, और फिर हम शरीर के साथ जीते हैं। शरीर के साथ जीने का मतलब क्या है? तो खाओ पियो, बहुत शरीर को स्वस्थ रखो, तंदुरुस्त रखो, है ना। और इसके बाद जो शरीर की इंद्रिय हैं उनका भोग करो। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करो। और वो तृप्ति होती नहीं है। आप कितना भी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, आप थक जाएंगे, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं होती। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो इंद्रियता है, श्रृंगारिकता है, भोग की प्रवृत्ति है, ये जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद है, और भोग, अतिभोग की जो प्रवृत्ति है, बहुभोग की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्तियां जो है शरीर के साथ जीने का जो डिजाइन है, और इसमें आदमी जितना जितना इसमें इन्वॉल्व होता है उतना उतना वो फंसता चला जाता है, और उसके जीवन में एक प्रकार से शुष्कता आ जाती है, दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, और फिर वो जी नहीं पाता है। फिर वो जीने के लिए छटपटाता रहता है, अवसर की तलाश करता रहता है। इसलिए परिवार ही बेसिक बुनियादी संस्था है जहां हम संबंधों को पहचान सकते हैं, संबंधों में अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं, और अपनी संतानों का पोषण संरक्षण कर सकते हैं, अपने भाई बहनों का सहयोग करके सुखी हो सकते हैं। क्योंकि जो अपने भाई बहनों का सहयोग नहीं कर पाते हैं वो दुखी ही रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि लोग संपत्ति जोड़ने से सुखी होते हैं। संपत्ति जोड़ने से कोई सुखी नहीं होता है। संपत्ति केवल शरीर के पोषण के लिए, शरीर के संरक्षण के लिए एक आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक होना ही जिसको हम समृद्धि कह रहे हैं। तो समृद्धि का संबंध जो है शरीर को जिंदा रखने से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिसको हम जीना कहते हैं, वो जीना जो है वो शरीर की सीमा से आगे की बात होती है, जिसको हम संबंधों में जीना कह रहे हैं। संबंधों की समझ होना, संबंधों की समझ के साथ अपेक्षाओं की समझ होना, संबंधों की समझ के साथ संबंधों में निहित मूल्यों की समझ होना, संबंधों की समझ के साथ परिवार व्यवस्था की समझ होना, प्रतिभा की समझ होना, सामाजिकता की समझ होना, विश्वास की समझ होना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की समझ होना। यदि ये समझ होती है तभी हम ये कह सकते हैं हम परिवार में जी पा रहे हैं। नहीं तो परिवार में जीना जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है, और यही चेन जो है वो बनी रहती है, क्योंकि मानव जो है वो सह अस्तित्व पूर्वक ही जी सकता है। सह अस्तित्व की भावना के बिना मानव का जीना, परिवार का जीना, समाज का जीना, राष्ट्र का जीना संभव ही नहीं। हम लोगों ने पेंडेमिक के काल में भी इसको देखा है, और इससे पूर्व भी हम लोग इसको देखते रहे, समझते रहे। मुझे लगता है कि शिक्षा जगत ने भी इसको पहचाना है, और इसीलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की शिक्षा को सुनिश्चित करने का काम जो है वो AICTE ने किया है, या आपके कॉलेज ने किया है, या विश्वविद्यालय जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी इसके लिए प्रयास कर रही है, और प्रकारांतर से कहें तो राष्ट्र भी प्रयास कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय हो या राष्ट्र में जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, वो सब इस दिशा में विचार करते रहते हैं,
लेकिन कहीं इनकी विधिवत शिक्षा सुनिश्चित न हो पाने के कारण से हम इस मूलहीनता की, चरित्रहीनता की, अनैतिकता की स्थितियों को समाज में देखते हैं। क्योंकि शिक्षित करना एक काम है और संस्कारित करना दूसरा काम है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम शिक्षित तो कर देते हैं, उसको सिखा देते हैं, वो याद कर लेता है, समझता है, लेकिन जीने का वातावरण नहीं होता है। और यदि जीने का वातावरण नहीं होता है तो फिर शिक्षा जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही 6 चीजें हैं। विद्यार्थी में स्वयं में विश्वास को स्थापित करना, श्रेष्ठता का सम्मान जो है उसमें श्रेष्ठता के सम्मान की समझ को स्थापित करना, उसमें प्रतिभा की समझ, ज्ञान विवेक विज्ञान की समझ के रूप में स्थापित करना, उसके आहार व्यवहार और व्यवहार को सुनिश्चित करना, उसकी समझ को स्थापित करना, व्यवहार में सामाजिकता को स्थापित करना और व्यवसाय में स्वावलंबन को स्थापित करना। और इसके साथ ही यदि ये हो जाता है तभी हम ये कह सकते हैं कि हर मानव संतान, हर परिवार सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था पूर्वक जी पाता है। सभ्यता का मतलब होता है संबंधों में जी पाना। संस्कृति का मतलब होता है श्रेष्ठ विचार को पहचान पाना। विधि का मतलब होता है कि हर जो जीने के व्यवस्थाएं होती हैं वो विधि पूर्वक ही होती है। कोई भी व्यवस्था विधि पूर्वक नहीं होती है। अव्यवस्था में आदमी नहीं जी पाता है। तो इसलिए हमको हर प्रकार की व्यवस्थाओं को समझना होता है और व्यवस्था के मूल में जो अंतर्निहित विधि होती है, जिसके कारण से व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं, उसकी समझ होना भी जरूरी होती है। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था पूर्वक यदि समाज जीता है तभी समाज सुखी हो सकता है, एक राष्ट्र सुखी हो सकता है या एक परिवार सुखी हो सकता है। और ऐसा नहीं होता है कि हम सोचें कि मेरा परिवार बस सुखी हो जाए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप जीने को समझ में जाते हैं तो पता लगता है कि एक परिवार की आवश्यकता हजारों लोगों के प्रयास से पूरी होती। हजारों परिवार मिलके कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं, या शिक्षा व्यवस्था में अपनी भागीदारी करते हैं, या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भागीदारी करते हैं, या न्याय सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भागीदारी करते हैं, या उत्पादन कार्यों में अपनी भागीदारी करते हैं, तभी एक परिवार जो है वो सुखपूर्वक जीने को सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि एक परिवार को जीने के लिए आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता है, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण जैसी वस्तुओं की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, न्याय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इन व्यवस्थाओं के बिना यदि कोई परिवार ये सोचे कि हम इन व्यवस्थाओं को नहीं मानते, हम तो केवल अपने परिवार के साथ जिएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे परिवार सुखी नहीं हो सकते हैं या सुख के स्रोत नहीं हो सकते। कई बार ऐसे भी परिवार हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम समाज से ले तो लेंगे, हम देंगे नहीं। जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ कैसे जी रहे हैं, तो हम प्रकृति से ले रहे हैं, नदी से ले रहे हैं, हम पेड़ पौधों से ले रहे हैं, हम वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे ले रहे हैं, वातावरण से ले रहे हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं, हम जमीन से पानी को ले रहे हैं। और एक प्रकार से हम ले तो रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे। और ऐसा जब हम समझने जाते हैं तो हमको पता लगता है कि हम धरती का शोषण कर रहे हैं, वातावरण का शोषण कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों का शोषण कर रहे हैं, हम नदी तालाब का शोषण कर रहे हैं, हम समुद्र का शोषण कर रहे हैं। तो हम एक शोषण करने वाले समाज के रूप में, मानव जाति के रूप में हम इस पृथ्वी पे जी रहे हैं। और जब हम शोषण करते हैं तो वातावरण खराब होता है, शुष्क होता है। जैसे पानी की कमी हो गई, पीने के पानी की कमी हो गई, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग मर रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन के स्रोत को नष्ट कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए। जो प्रचुर मात्रा में इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन थी, प्राणवायु थी, जिस प्राणवायु के कारण से मानव जाति है, जिस प्राणवायु के कारण से प्राण कोशाएं हैं, क्योंकि प्राण कोशाएं बिना प्राणवायु के नहीं कार्य कर सकती हैं।
और प्राणवायु की प्रचुरता थी, उस प्राणवायु की प्रचुरता को हमने उसका हरण कर लिया, उसका शोषण कर दिया, उसको प्रदूषित कर दिया। जैसे दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं, वहां पे प्रदूषण का लेवल जो है अलार्मिंग जो पॉइंट है उससे ऊपर है। खतरे का जो बिंदु है, खतरे की जो लाइन है, उससे भी ऊपर जो है प्रदूषण का रेशियो है। अब ऐसी स्थिति में यदि हमारे लंग्स खराब नहीं होंगे तो क्या होगा? और यदि हमारे लंग्स खराब हैं और जो कोविड जैसी सिचुएशन है तो वो सीधे लंग्स पे ही अटैक करता है, तो हमने पहले ही लंग्स को अपना कमजोर कर दिया प्रदूषण के माध्यम से। और फिर भय है, तो भय में ऐसा कहते हैं कि आर्गन्स जो है वो अपना नॉर्मल बिहेवियर को नहीं रख पाते। यदि आदमी भयभीत हो जाता है तो ग्लैंड के सीक्रेशन होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्लैंड के सीक्रेशन जो है वो ऐसी चीजों का सीक्रेशन करने लगते हैं जो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है उसको कमजोर कर देते हैं। शरीर में जो रोग प्रतिरोधात्मक जो ताकत होती है उस ताकत को जो है वो नष्ट कर देते हैं। जबकि सीक्रेशन यदि स्वभाव गति में रहते हैं, यानी भय से मुक्त स्थिति में जो ग्लैंड्स के सीक्रेशंस होते हैं वो सीक्रेशन जो है शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को, इम्यूनिटी को जो है विकसित करते हैं और किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। अभी मैं ऐसा देख रहा हूं कि कोरोना में मरने वाले लोगों में ज्यादातर लोग भय के कारण से मर रहे हैं। भय एक कारण होता है और उसके कारण से जो उसके ऑर्गन्स होते हैं वो नेचुरल या नॉर्मल बिहेवियर जो है वो नहीं कर पाता है और उसके कारण से शरीर डिसऑर्डर का शिकार होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसलिए भय मुक्त होके हमको जीना है। अब भय मुक्त होने के लिए हम सोचें कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लगा के हम 700 करोड़ लोगों को बचा पाएंगे, संभव नहीं है। इसके लिए हमको प्लांटेशन ही करना पड़ेगा। धरती में जो प्राणवायु के जो भी स्रोत हैं उन स्रोत को सुनिश्चित करना पड़ेगा और इसके लिए हमको शोषण विहीन विधि से जीना पड़ेगा। शोषण विहीन विधि से जीने का मतलब है इस धरती पे ऑक्सीजन के स्रोत में जितना भी जंगल था उन जंगल का संरक्षण करना और उनका संवर्धन भी करना। यदि हम संवर्धन करते हैं तो ऑक्सीजन रिच पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीजन से रिच हम वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, अपने गांव का, अपने शहर को ऑक्सीजन से रिच बना सकते हैं, प्राणवायु से है ना समृद्ध बना सकते हैं। यदि प्राणवायु से समृद्ध रहता है तो वैसे ही बहुत सारे रोग जो है वो नहीं आते। पेंडेमिक का भी जो प्रभाव है वो तुलनात्मक रूप से काफी कम हो जाता है। अभी क्योंकि हमने प्रदूषण इतना ज्यादा कर दिया है उसके कारण, और इस सब के मूल में क्या है? इसके मूल में शोषण की प्रवृत्ति है। शोषण की प्रवृत्ति के मूल में क्या है? शोषण की प्रवृत्ति के मूल में यही बात है कि हम वस्तुओं से सुखी हो सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी संसाधन जितने ज्यादा होंगे हम उतने सुखी होंगे। अभी दिल्ली जैसे शहर में देखें तो लाखों की संख्या में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, करोड़ों की संख्या में वाहन जो है वो एक शहर में चलते हैं। उनसे निकलने वाला जो प्रदूषण है, उससे निकलने वाली जो ऊष्मा है वो वातावरण में ऊष्मा को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है या उस शहर में गर्मी को बढ़ा देती है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं इस बात को पहचानता हूँ कि दिल्ली में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा टेम्परेचर है। यदि आप दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर चले जाए तो आपको 3, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर कम मिलता है। प्रदूषण लेवल भी हाई है। अभी हम लोगों ने खबरों में ऐसा देखा ही है कि दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ है कि दिन में पूरा अंधकार हो गया, इतना धूल का बादल जो है चारों तरफ छा गया कि दिल्ली जो है अंधेरे में, अंधकार में, प्रदूषण में डूब गई। अब यदि वातावरण में वायुमंडल में यदि अशुद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या जो भी पॉइजनिंग गैसेस जो है वो बढ़ गई हैं, प्रदूषण करने वाली जो प्राण का हरण करने वाली जो वायु है यदि वो बढ़ गई है तो लंग्स तो खराब होंगे। लंग्स खराब होंगे तो ऑक्सीजन का कमी आएगा। ऑक्सीजन का कमी आएगा तो जो अंगों को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। अंग अवयवों को यदि ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी तो शरीर और शरीर के अंग अवयव शिथिल होंगे। यदि अंग अवयव शिथिल होंगे तो इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा।
जैसे हम लोग परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को देखते हैं, उसी प्रकार से शरीर की व्यवस्था को भी हम लोग समझ सकते हैं। शरीर की व्यवस्था भी जो है वो सह अस्तित्व विधि से ही चलती है। शरीर की व्यवस्था जो है, हम सोचें कि हम अपनी सुविधाएं बढ़ा लें और समाज में प्रदूषण हो, तो हम सुरक्षित नहीं हो सकते। हम अपने परिवार में धन संपत्ति इकट्ठी कर लें और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार आदि रख लें और हम सोचेंगे हम सुरक्षित हो गए। हम सुरक्षित नहीं हो सकते। सुरक्षित होने के लिए समाज में न्याय की आवश्यकता होती है। यदि समाज में न्याय नहीं है, आप किसी भी विधि से, किसी भी हथियार से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। कितना भी धन संग्रह करके आप सुरक्षित नहीं हो सकते। तो सुरक्षित होने के लिए जरूरी है कि न्याय की समझ हो, एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व के भाव की समझ हो, एक दूसरे के साथ संबंध की पहचान हो, संबंधों में मूल्यों की पहचान हो, नैतिकता की पहचान हो, चरित्र की पहचान हो। यदि ये होता है तभी भय खत्म होता है। यदि आपस में अविश्वास है, आपस में सम्मान नहीं है, आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे के साथ जो है अहंकार पूर्वक जीते हैं, भय बढ़ता है। भय बढ़ता है तो रोग बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में भय होता है, वैसे वैसे जो शरीर के अंग अवयव होते हैं, भय के कारण से वो अपना स्वभाव गति में नहीं रह पाते हैं और रोगग्रस्त होते हैं, या अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं, और उसके कारण से शरीर का पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और शरीर रोगग्रस्त होता है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो चेहरे से हमको स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन ऐसे कई नौजवान लोग भी जो है कोविड में प्राण को खो रहे हैं। और प्राण को खो रहे हैं, उसका मूल कारण यही है ना। जैसे शरीर में सिस्टम है, वैसे ही समाज में सिस्टम है, वैसे ही एक अस्पताल की व्यवस्था होती है, एक राष्ट्र की व्यवस्था होती है, ऐसे ही परिवार की व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था को समझना, क्योंकि व्यवस्था में जीना ही सुख है, अव्यवस्था में जीना दुख है। न्याय में जीना सुख है, अन्याय में जीना दुख है। यदि हम व्यवस्था को समझते नहीं है, अव्यवस्था में जीने का प्रयास करते हैं, हम खुद भी अव्यवस्था में शिकार बनते हैं और दूसरे लोगों को भी अव्यवस्था के अपने भागीदारी से जो अव्यवस्था बढ़ती है, उससे दूसरे लोग भी उसका शिकार होते हैं और दुख बढ़ता है, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, असुरक्षा बढ़ती है, भय बढ़ता है और रोग बढ़ते हैं। इस सब के मूल में यही है कि व्यवस्था को समझना होता है। तो जैसे परिवार की व्यवस्था है, वैसे ही शरीर की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, राष्ट्र की व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्र में व्यवस्था है, प्रकृति में भी एक व्यवस्था है। प्रकृति में जो व्यवस्था है वो परस्पर पूरकता के रूप में है। प्रकृति में मूल रूप से प्रकृति को हम लोग 4 अवस्थाओं में देखते हैं। एक अवस्था है जिसको हम पदार्थावस्था कहते हैं, जिसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, नदी है, पहाड़ है, ये सबको मिला के हम कह रहे हैं कि ये पदार्थावस्था है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था है, ऑर्डर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो प्राणावस्था है, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं, सभी प्रकार की वनस्पति हैं, जीव जंतुओं के शरीर हैं, मानव का शरीर है, क्योंकि मानव का शरीर भी प्राण कोशिकाओं से बना हुआ है। इसके बाद जीव जंतु हैं और फिर मानव हैं। यदि इन 4 अवस्थाओं के जीने को हम समझने जाते हैं तो पता लगता है इनमें जो संबंध है वो परस्पर पूरकता का संबंध है। परस्पर पूरकता का मतलब क्या होता है? तो हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ आदि मिलके एक प्रकार का वातावरण बनाते हैं, एक प्रकार का मौसम बनाते हैं, और उस वातावरण में, उस मौसम के कारण से वनस्पति संसार का पोषण होता है। क्योंकि वनस्पति के लिए जो आवश्यक गर्मी है, आवश्यक ताप है, या ठंड है, या वर्षा है, वो एक निश्चित अनुपात में जरूरत होती है, जिसको हम लोग वर्षामान, तापमान या शीतमान कह सकते हैं, या ऋतुमान कह सकते हैं। एक निश्चित ऋतु में एक प्रकार की वनस्पतियां जो है पैदा होती हैं, और ये निश्चित प्रकार का ऋतु या निश्चित प्रकार के वातावरण बनाने का काम जो है हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ मिलके करते हैं। वनस्पतियों का भी इसमें योगदान होता है। और जब वो ऐसा वातावरण बनाते हैं तभी वनस्पति संसार जो है वो समृद्ध होता है। वनस्पति संसार समृद्ध होता है तो जीव संसार समृद्ध होता है, क्योंकि जीव संसार के लिए जो आवश्यक खाद्यान्न है
वो वनस्पति संसार पैदा करता है। ज्यादातर जैसे शाकाहारी जीवों के लिए जो है वनस्पति संसार आहार को पैदा कर देता है, वातावरण को पैदा कर देता है, क्योंकि वनस्पति संसार जो है जीव संसार में क्या होता है, जैसे मानव जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पचा लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इससे पता लगता है ये चारों अवस्थाओं के बीच में एक अंतर संबंध है, और ये अंतर संबंध परस्पर पूरकता का है। ये अंतर संबंध जो है एक दूसरे को उभय समृद्धि का अंतर संबंध है। हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ मिलके वनस्पति संसार को समृद्ध करते हैं। ये सभी मिलके वनस्पति संसार सहित हवा, पानी, मिट्टी, नदी, पहाड़ आदि मिलके, है ना, और वनस्पति के साथ मिलके ये जीव संसार को समृद्ध करते हैं। ये तीनों मिलके मानव संसार को समृद्ध करते हैं। अभी मानव जो है वो अभाव में जी रहा है, दरिद्रता में जी रहा है, संकट में जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि हमने शोषण विधि से जिया है, हमने अपराध विधि से जिया है। शोषण का मतलब होता है कि हमने जितना लिया है उतना दिया नहीं है, हमने लिया ज्यादा है और दिया ना के बराबर है। या हम ये कह सकते हैं, हम यदि पूरी मानव जाति की दृष्टिकोण से देखें तो हम दे तो कुछ भी नहीं रहे, ले ही रहे। किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी मानव जाति को देख लें, 700 करोड़ लोगों ने इस पृथ्वी से जितना लिया है उसके अनुपात में दिया नहीं है, और इसी के कारण से जंगल कम हो गए, नदी पहाड़ जो है खराब हो गए, उसी के कारण से प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डैमेज हो गई। ओजोन लेयर एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, इस धरती का सुरक्षा कवच जो है वो खराब हो गया, क्योंकि हम केवल शोषण कर रहे हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं जिसको अपराध कहते हैं। अपराध का मतलब होता है कि हम इन सबके ऑर्डर को डैमेज कर रहे हैं। जैसे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का अपना एक ऑर्डर है। ग्राउंड वाटर क्या करता है, मट्टी में नमी को पैदा करता है। ग्राउंड वाटर क्या करता है, वो जो मट्टी में नमी होती है वो पेड़ों के पोषण का काम करती है, पेड़ों के लिए जो आवश्यक जल है उसको उपलब्ध कराती है। ग्राउंड वाटर क्या करता है, मट्टी में जो नमी होती है उसके कारण से धरती की जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को पृथ्वी की सतह में आने से रोकता है। और ग्राउंड वाटर क्या करता है कि सूर्य की ऊष्मा से जो धरती तप्त हो जाती है उसको संध्या काल में से रात्रि काल तक में उस तप्त धरती की सतह को ठंडा करने का काम करता है। तो ग्राउंड वाटर का एक अपना मैकेनिज्म है ना। ग्राउंड वाटर किस तरीके से बनता है, वर्षा का जल जो है पर्कुलेट होके ग्राउंड वाटर के रूप में एकत्रित होता है, ग्राउंड वाटर के रूप में वो बहता रहता है और बह के एक सिस्टम को क्रिएट करता है, और उस सिस्टम से लाइफ पैदा होती है। उसके कारण से वनस्पति बनी रहती हैं, जंगल बने रहते हैं, उसके कारण से ऋतु का संतुलन बना रहता है, मट्टी में नमी बनी रहती है। मट्टी में नमी रहती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बने रहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने रहते हैं तो मट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, और मट्टी की उर्वरकता रहती है तो वनस्पति संसार का पोषण होता है, और तापमान का संतुलन होता है। तो ये जो आर्डर है, यदि इन आर्डर्स को हम समझते हैं और इन आर्डर को बनाए रखने के लिए हम काम करते हैं, तो हम कहेंगे हम अपराध मुक्त विधि से जी रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी जगह के आर्डर को डैमेज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर का आर्डर डैमेज कर रहे हैं, टेक्टोनिक इम्बैलेंस के रूप में हम जो है पृथ्वी के सतह का जो संतुलन है, चट्टानों का जो संतुलन है उसको डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े बड़े बांध बना दिए, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, और उनका जो दबाव है वो चट्टानों के ऊपर आता है, और यदि वो दबाव ज्यादा हो जाता है तो चट्टानों का संतुलन बिगड़ता है। उसके कारण से टेक्टोनिक इम्बैलेंस पैदा होता है, और टेक्टोनिक इम्बैलेंस पैदा होता है तो भूकंप आते हैं, और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि भूकंप आने की संख्या बढ़ गई पिछले कुछ सालों में। जहां जहां जैसे हिमालय में जहां हमने बांध बना दिए हैं, उनके कारण से हिमालयन जो प्लेट है, हिमालयन प्लेट में असंतुलन पैदा हो गया है ना। जैसे इंडियाना प्लेट है, इंडियाना प्लेट में भी कई जगह भूकंप जो है वो देखे जा रहे हैं। अभी बिहार जैसे स्टेबल जगह को हम लोग, आज खबर है कि बिहार में भी कई जगह भूकंप के झटके जो है वो देखे गए। दिल्ली में भी भूकंप के झटके साल में 2-3 बार हम लोग खबर में सुनी लेते हैं।
इस प्रकार से पूरा जो इंडियाना प्लेट है, वो इंडियाना प्लेट जो है वो असंतुलन, इम्बैलेंस का शिकार हो रहा है। और उसका मूल कारण है कि हमने जो टेक्टोनिक ऑर्डर था, जो टेक्टोनिक बैलेंस था, उस बैलेंस को हमने डैमेज करने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये विज्ञान की समझ नहीं होने के कारण से ऐसा हुआ है। हमको इससे बचना होगा। इसी प्रकार से वायुमंडल का अपना एक आर्डर है। वायुमंडल में वायु जो है वो उस ऊष्मा से ठंडी जगह में और ठंडी जगह से गर्म जगह में दौड़ती रहती है, और इस प्रकार से वायु दौड़ती हुई वातावरण के संतुलन का काम करती है। दूसरा, ये जो वायु है, इस वायु में सभी प्रकार की वायुओं का एक संतुलन होता है। ऑक्सीजन का भी एक संतुलन होता है। हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा हम पैदा कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हो रही हैं। ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि पेड़ पचा नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण से ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है, ऊष्मा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके कारण से वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है, जिसको हम भूमंडलीय गर्मी कह रहे हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। सामान्य भाषा में कहें तो पृथ्वी को बुखार ग्रस्त कर रहे हैं। पृथ्वी का जो बुखार है वो 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री इस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे शरीर एक निश्चित ताप में ही सरवाइव कर सकता है। यदि ये ताप बढ़ जाता है, 103, 104, 105 होता है, तो शरीर मर जाता है। उसी प्रकार से शरीर जब मरता है, यानी शरीर के सभी अंग अवयव, शरीर के अंदर जितना भी जो भी अपना रस का संतुलन है, वायु का संतुलन है, अंग अवयवों का संतुलन है, प्राण वायु का संतुलन है, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है यदि टेम्परेचर बढ़ जाए। तो वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से पृथ्वी का पूरा सिस्टम, पृथ्वी के जितने भी अंग अवयव हैं, है ना, वो सभी जो है क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं। और इसी के कारण से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। कनाडा और ग्रीनलैंड और अपने नॉर्वे, स्वीडन में बहुत सारी ऐसे ग्लेशियर थे, वो ग्लेशियर अब पिघल गए और वहाँ पानी की झील बन गई है। तो जब ग्लेशियर क्यों बने थे? क्योंकि शरीर में आवश्यकता थी। जैसे शरीर, मानव शरीर को यदि हम समझें तो ऐसा कहते हैं कि हाथ पैर गर्म और सिर हो ठंडा तो कोई रोग नहीं होता है। यदि सिर गर्म हो जाए और हाथ पैर ठंडे हो जाएं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो वैसे ही यदि ध्रुव में गर्मी बढ़ गई और वातावरण, बाकी वो जो वहाँ की जो ठंड है वो गर्म प्रदेशों में आ गई, तो उसमें पूरा शरीर जो है, पृथ्वी रूपी जो बॉडी है, वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी अनुमान कर रहे हैं कि यदि ध्रुव की बर्फ पिघल के समुद्र में आ गई तो समुद्र में जल का सतह बढ़ जाएगा। जल का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, शंघाई है, न्यूयॉर्क है ना, ऐसे कई शहर हैं, लंदन है, जो समुद्र के किनारे, वो समुद्र में समा जाएंगे। समुद्र में समा जाना तो एक है कि चलो सेटलमेंट हम वहां से कहीं और ले जाएंगे जहाँ पे बना रहेगा, लेकिन इन शहरों की जो सभ्यता है उसको विकसित करने में जो मानव का श्रम लगा है वो सब नष्ट हो सकता है। और दूसरा बड़ा खतरा ये पैदा हो सकता है यदि ध्रुव का जो संतुलन है, जिसको ध्रुवीय संतुलन या चुंबकीय संतुलन कहते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड है, यदि वो डिस्टर्ब हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? पृथ्वी को कंसोलिडेट करती है, पृथ्वी को ठोस बना के रखती है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो पृथ्वी पूरे धूल के बादल में बदल सकती है, डिसइंटीग्रेट हो सकती है। ये एक समझने की बात है जो भविष्य की, मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए चुनौती भी है। इन चुनौती से निपटने के लिए, इनके साथ जीने के लिए हमको इनकी व्यवस्था को समझना, इनकी पूरकता को समझना, इनमें जो उभय समृद्धि का जो गुण है उसको समझना, परस्परता को समझना, एक दूसरे के बिना तीसरे का विकास ना होना, इस सिद्धांत को समझना। यदि हम इन सिद्धांतों को समझ पाते हैं, इनके साथ जीते हैं, तो हम अनंत काल तक मानव जाति इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जी सकती है। नहीं तो अभी तो कोरोना पेंडेमिक है, इससे भी भयानक जो संकट है वो ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण का संकट है। और
यदि ओजोन लेयर हमारी डैमेज हो जाती है, जैसा हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पृथ्वी में ऐसी जगह बन गई हैं जहां ओजोन लेयर में गोल गोल बड़े छेद बन गए और उसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इस पृथ्वी पे आ रही है। ऐसा कुछ वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इस पृथ्वी पे पानी बनाने का काम जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज के कारणों से हुआ है, जिसके कारण से जो वातावरण में ऑक्सीजन हाइड्रोजन थी वो पानी के रूप में जो है एक नए गठन के रूप में परिवर्तित हो गई। इस पृथ्वी के लिए जितना पानी की आवश्यकता थी वो पानी के रूप में बदल गई। और यदि ओजोन लेयर यदि मान लीजिए पूरी डैमेज हो जाती है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे पृथ्वी में प्रवेश करती हैं, तो एक तरफ तो वो पूरी पृथ्वी को अति तप्त कर देंगी, दूसरी तरफ ये भी खतरा पैदा हो सकता है कि पानी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। और यदि पानी डिसइंटीग्रेट होने की चेन रिएक्शन के रूप में शुरू हो गया तो पूरा समुद्र जो है वो वायु के रूप में बदल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा और इस पृथ्वी से अनंत करोड़ सालों के लिए, अनंत सैकड़ों करोड़ों सालों तक के लिए जीवन समाप्त हो सकता है। ये सब के मूल में क्या है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ जीने को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारा जीना जो है वो एक मानव जाति के रूप में दुखी, रोगी, है ना, ऐसा जीवन जो है बन रहा है। तो कहने का आशय केवल इतना ही है कि यदि हम सह अस्तित्व को समझते हैं, सह अस्तित्व के सिद्धांत को समझते हैं, तो हम सुखपूर्वक जी सकते हैं। सह अस्तित्व को परिवार में भी समझना होता है, सह अस्तित्व को परिवार के रूप में समाज में समझना होता है, सह अस्तित्व को समाज के सह अस्तित्व के रूप में राष्ट्र में समझना होता है और राष्ट्र जो है वो सह अस्तित्व विधि से आपस में एक दूसरे के सहयोग के साथ, मित्रता के साथ यदि जीते हैं तो सह अस्तित्व को पूरी मानव जाति के रूप में समझने की बात है। इसी सह अस्तित्व को हमको पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में समझना होता है। सह अस्तित्व में परस्पर पूरकता का सिद्धांत काम करता है। जैसे परिवार में परिवार और परिवारों के बीच में परस्पर पूरकता का सिद्धांत काम करता है, उसी सिद्धांत के साथ मानव जाति का जीना सुनिश्चित होता है, मानव जाति सुखपूर्वक जी सकती है। इसको समझने की आवश्यकता है। यदि हम सह अस्तित्व के सिद्धांत को समझते हैं, सह अस्तित्व पूर्वक धरती पे जीने को सुनिश्चित करते हैं, तो मानव जाति रोग मुक्त होके, अपराध और शोषण से मुक्त होके व्यवस्था में जीती हुई अनंत काल तक सुखपूर्वक जी सकती है, बिना किसी भय के, बिना किसी द्वेष के, बिना युद्ध के हम लोग सुखपूर्वक जी सकते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो मूल प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन ये है कि संबंध को समझना, क्योंकि सह अस्तित्व का मतलब संबंध होता है। जैसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, अभिभावक और भाई बहन, पति पत्नी, इस रूप में सभी के सह अस्तित्व के रूप में परिवार होता है। उसी प्रकार से परिवार के सह अस्तित्व के रूप में कुछ चीजें सुनिश्चित होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर परिवार की जो आवश्यकता है खाद्यान्न के रूप में, है ना, दूध है, फल है, सब्जी है, उन सब की आवश्यकता के रूप में जो भी हमारी आवश्यकताएं होती है वो दूसरे परिवारों से पूरी होती है। हम लोग भी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। हमारा परिवार कुछ व्यवस्था में, हमारे परिवार में से कोई शिक्षक होता है, कोई उत्पादन का काम करता है, वो समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है। इस प्रकार से समाज सह अस्तित्व विधि से ही परिवार में सुख सुनिश्चित होता है। हमको इसको समझने की आवश्यकता है। यदि हम इसको समझ पाते हैं तभी हम इसको शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में स्थापित कर सकते हैं, और यदि नई पीढ़ी में ये सब स्थापित होता है तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो सह अस्तित्व का स्रोत बन सकती हैं, ह्यूमन वैल्यूज का सोर्स बन सकती हैं, और वो संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का स्रोत बन सकती है। और यदि शिक्षक इस काम को करता है तो शिक्षक के साथ साथ अभिभावक की भूमिका का भी निर्वाह कर सकता है, और वो अपने बच्चों में सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था को स्थापित कर सकता है, उसको सुनिश्चित कर सकता है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं
तभी शिक्षक होने का जो गौरव है अपने में महसूस कर सकते हैं। शिक्षक होने का जो एक सम्मान है, वो सम्मान का भाव हमारे अंदर स्थापित हो सकता है। और जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थी के अंदर भी ऐसे शिक्षकों के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक आदर का भाव जो है वो स्थापित स्वयं में हो, मतलब उसके लिए हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्थापित होता है। वैसा स्थापित होने से जो गुरु शिष्य संबंध है या शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है, उसमें एक तृप्ति को हम लोग पहचान सकते हैं। तो विद्यार्थी भी सुखी होता है और गुरु भी सुखी होते हैं। अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरु के पास यदि उसकी सैलरी बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, उससे कोई सुखी होते, उससे कोई सुखी होता नहीं। बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा है जो अपराध विधि से या शोषण विधि से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके परिवार तबाह हो जाते हैं, उनके बच्चे खराब हो जाते हैं और वो समाज में अव्यवस्था को फैलाते हैं और लोग उनको गालियां बकते रहते हैं, यानी उनका सम्मान नहीं करते, उनके प्रति अश्रद्धा हो जाती है, अविश्वास हो जाता है ना। और वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों के दुखों का स्रोत बन जाते हैं। तो कोई भी ऐसा शिक्षक बनना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए शिक्षक को अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना चाहिए। और शिक्षक यदि अभिभावक बनता है, यानी वो अपने विद्यार्थियों को संतान के रूप में स्वीकार करता है, और जो माता पिता काम करते हैं यानी उनके पोषण और संरक्षण में सहयोगी की भूमिका में शिक्षक आ जाते हैं, उस स्थिति में शिक्षक का जो सम्मान है वो पिता के सम्मान से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पिता केवल अभिभावक होता है, शिक्षक जो है अभिभावक के साथ शिक्षक होता है, गुरु होता है। तो इसलिए गुरु के रूप में उसमें दो प्रकार के संबंध रहते हैं, एक माता पिता के रूप में भी गुरु रहता है और दूसरा जो है गुरु के रूप में भी गुरु रहता है। इसलिए गुरु का सम्मान जो है वो समाज में माता पिता की तुलना में ज्यादा होता है। यदि गुरु इस भूमिका का निर्वाह करते हैं और यदि गुरु स्वयं भौतिकवाद का शिकार होते हैं, भौतिकता का शिकार होते हैं, उनको संबंधों में जीना नहीं आता है, वो प्रकृति का शोषण करने को प्रोत्साहित करते हैं, वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं, अपराध शोषण विधियों को प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु का आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, गुरु स्वयं भी दुखी होता है और वो दूसरों के दुख का स्रोत बनता है। इस बात को हम लोगों को, खासकर शिक्षक समुदाय को, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम इस बात को समझते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को ठीक कर सकते हैं, मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ यदि प्रश्न उत्तर हो तो मैं प्रश्न उत्तर ले सकता हूं, क्योंकि 2:45 होने वाला है, 15 मिनट का समय है। हाँ जी सर। Anybody have any kind of doubt, then please type in the chat box. Otherwise, just unmute yourself and ask. I request to all the participants. हाँ जी सर। जी मैडम। Yes. जी मैडम। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. And thank you so much, sir. Such a nice words we have from your side, and it's really very wonderful topic to discuss over here. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जिसकी आज वाकई इतनी आवश्यकता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आपने इतना अच्छा विषय चुना और उसके लिए इतने अच्छे जो हमारे बीच में पाठक सर हैं उनके द्वारा हमें ज्ञानवर्धन कराया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। मेरा एक छोटा सा सवाल बस इतना सा है कि आपने जो पूरा जो भी अपना अभी बात हमको बताई है और अपने वक्तव्य के हिसाब से जो भी बताया है, उसमें स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे कंट्रीज का जिक्र भी किया है और देश में किस तरह से पेंडेमिक सिचुएशन में हालात हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा कि लंग्स हैं जो मेजर पार्ट हैं, जो जहाँ से हमारी लाइफ चलती है। लंग्स गोज रन टू हार्ट एंड हार्ट इज अल्टीमेटली फॉर द माइंड, and because in cities, because of the pollution and so many things are there who are not helpful for the humankind, तो उसी वजह से सबसे ज्यादा कोरोना का असर शहरों में दिख भी रहा है। आपकी बात से बिल्कुल ये आकलन भी निकल के आता है।
तो लेकिन जहां तक खुशहाली की बात है, और खुशहाल देशों में जब आज हम अपने अपने देश को कहीं हमारा जब गिनती होती है, तो उसमें हम कहीं बहुत पिछड़ते हुए ही जा रहे हैं। 2015 या 12 से जहां तक मुझे डेटा पता है, तो रैंक अगर 112 से लेके हम 140 के आसपास तक आ चुके हैं, जिनके पैरामीटर्स जो हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग डाटा के ऊपर बात भी करते हैं। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज, वो लोग बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जिसमें इमोशनल वेलबींग होता है, इनकम, स्पेंडिंग, हेल्थ एंड हाउसिंग। हेल्थ में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल सपोर्ट एंड ग्रेटर करप्शन, ये सब लेके वो एक आंकड़ा लेके आते हैं। तो उसमें वो लोग कहाँ गलत हैं, जबकि एक फैमिली प्लानिंग, फैमिली का जो फील है, रिलेशन उनके अंदर में नहीं है, लेकिन स्टिल देन दे आर मोर हैप्पी एज पर द डाटा। कैन यू से समथिंग अबाउट इट? थैंक यू सो मच सर, थैंक नहीं, उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो फिजिकल फैसिलिटीज में जो है वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा है और उतना फिजिकल फैसिलिटी हम नहीं कर सकते हैं जितना अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं। आबादी के रेशियो में यदि हम देखने जाएं, यदि हैप्पीनेस के इंडेक्स को देखने जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुखी हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ लोनलीनेस की है, और लोनलीनेस के कारण से जो दुख दिखता है, देखिए फिजिकल फैसिलिटीज का काम क्या होता है? फिजिकल फैसिलिटीज शरीर को सुखी कर देती, शरीर के लिए जो है स्वस्थ कर देती। आपको खाने पीने अच्छा मिलता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन शरीर स्वस्थ जिसका दिखता हो या हो, वो सुखी होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सुख का स्रोत दूसरी चीज है। शरीर का स्वस्थ रहना जिंदा रहना है, और जब हम संबंध में जी पाते हैं, और वो भी स्टेबल रिलेशनशिप में जी पाते हैं, यदि हमारे जैसे आपका मित्र यदि जिंदगी भर का मित्र है, तब आपको मित्र का सुख पता लगता है। यदि आपका भाई जो है हमेशा के लिए भाई है, तो भाई का सुख होता है। जैसे आपकी पत्नी हमेशा के लिए पत्नी है, तो आपको पत्नी का सुख है। यदि आपकी पत्नियां बदलती हैं तो आपको सुख नहीं होता है, यानी क्योंकि अनस्टेबल रिलेशनशिप में सुख नहीं होता है। जैसे आपके माता पिता का यदि आपको पता नहीं है, तो माता पिता का सुख नहीं होता है ना। तो शरीर स्वस्थ हो सकता है क्योंकि आपको आहार अच्छा मिल रहा है, हो सकता है कि वातावरण भी ठीक हो, शिक्षा भी अच्छी हो, चिकित्सा सुविधाएं भी अच्छी हो, उसके कारण से शरीर स्वस्थ दिखता है। लेकिन यदि हम सुख के पैरामीटर्स को हम बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल जो पैरामीटर हैं, यूनाइटेड नेशन जो पैरामीटर्स को तय करता है, या यूएनडीपी आदि जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ एक प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ भी जो नेक है, जैसे नेक कुछ पैरामीटर्स को तय करता है, तो वो कहता है कि इतने टॉयलेट होना चाहिए, इतना लैब होना चाहिए, इतना इतना जो है स्पेस होना चाहिए, इतनी जगह हो, ये सब चीजें होती हैं। ज्यादातर वो मटेरियल सेंस में ही रहती है। कुछ चीज ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता के हिसाब से कुछ नहीं रहता है, लेकिन मोस्टली जो है फिजिकल फैसिलिटीज के आधार पे ही हम लोग पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। और उसके कारण से हम लोग देख रहे हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका ह्रास हो रहा है। ये आप पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा में देख सकते हैं। मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूँ या जिन यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ाया है, उनमें भी मैंने देखा है फिजिकल फैसिलिटी बढ़ गई, लेकिन उस क्वालिटी के प्रोफेसर सब नहीं है जिस क्वालिटी के प्रोफेसर आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले या 30 साल पहले हुआ करते जब हम लोग पढ़ते थे। ये डिटीरिएट हुई है, जबकि फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई, लैब बढ़ गई, हॉस्टल्स बढ़ गए, कंप्यूटराइजेशन हो गया है ना, बहुत सारी आईटी फैसिलिटीज बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, प्रोफेसर लोगों के पास गाड़ी आ गई, अच्छी अच्छी गाड़ियों में प्रोफेसर लोग आते हैं, यहाँ तक विद्यार्थी भी। मैं जो है एक यूनिवर्सिटी में गया था, दिल्ली में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं जब उसके कैंपस में गया तो उस कैंपस के चारों कम से कम 2000 कारें खड़ी थी। वो कारें जो है वो स्टूडेंट्स की थी, मतलब आजकल स्टूडेंट्स भी कारों के साथ आ रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज पे बात करने के लिए बुलाया गया और मुझे बताया कि वहाँ पे विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, टीचरों के की स्थिति क्या है। जब मुझे ये सब अवगत कराया गया तो मुझे लगा कि फैसिलिटी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है, लेकिन चरित्र नहीं है, नैतिकता नहीं है, है ना, मूल्य नहीं है।
विश्वसनीयता नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है, आपस में स्पर्धा है, द्वेष है, ये सब बहुत बढ़ गया है। उसको देखा जा सकता है। मेरा अमेरिका या स्विट्जरलैंड या फ्रांस, जर्मनी को कोट करने का मतलब केवल इतना ही था कि मैंने वहां पर लोनलीनेस को देखा है। मेरे दुनिया भर में मेरे मित्र हैं और मैंने देखा है कि वो लोग परेशान रहते हैं। वीकेंड आता है तो एकदम खुश हो जाते हैं और वीकेंड में वो किसी एक आध के साथ जो है अपना डेटिंग फिक्स हो जाती है और डेटिंग फिक्स करके उनके साथ कुछ समय गुजार लेते हैं। हम कहते हैं कि उतना ही सुख है। यदि यही सब कुछ परिवार और परिवारों की परस्परता में स्थापित हो जाए तो हमारे हफ्ते में सभी दिन हम सुखी हो सकते हैं। हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, है ना। इस बात को मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है मनोज कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? Either type in chat box. Yes, please. You are not audible, ma'am. I think you have network problem, ma'am. Now am I audible? Yes, Yes. ma'am. Am I? Yep. Should I proceed? Yeah. Very good afternoon, Surendra Pathak sir. It was really very nice session. I am Professor Mrs. Vishakha Tarange from Pune itself. My question to you is, sir, we as faculty members or we people are of age group some 35 or 40, 35, 40 above, whatever it is. But it is really very difficult to inculcate the moralities in the students nowadays. जैसे आपने बोला कि समाज की वजह से सुधार ना होने के बजाय वो लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में एंड दे आर लैकिंग द मॉरल वैल्यूज एंड फैमिली मेंबर्स कैसे मम्मी डैडी एज यूजुअल कुछ काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट गिविंग इनफ टाइम, घर में मेंबर्स नहीं है. सो इट हैज रियली बिकम वेरी चैलेंजिंग टू कीप द स्टूडेंट्स ऑन ट्रैक. So how would you describe it, or how would you help us as a faculty members to put back the moral values in the students particularly? This is my question, sir. Thank you. आपका विशाखा जी या विशाखा बहन बोलूं तो ठीक रहेगा. Anyway, sir. मुझे लगता है कि जैसे एक परिवार को बनाने में 3 पीढ़ियां लगती हैं. यदि 3 पीढ़ियों के संयुक्त प्रयास को देखते हैं तभी हम परिवार को हम कहेंगे कि परिवार का निर्माण होता है ना. उसमें ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का रोल होता है, माता पिता का रोल होता है, संतान का रोल होता है. ये 3 पीढ़ियां मिलके परिवार बनता है. यदि इसमें कोई एक पीढ़ी जो है अपनी भूमिका का ठीक से निर्वाह नहीं करती है तो परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं ना. यानी परिवार में कोई एक नैतिकता या मूल्य, चरित्र आदि दिखता नहीं है फिर, है ना. तो ये तीनों पीढ़ियों का तालमेल होने का मतलब है जिसको हम कह रहे हैं कि उस परिवार का व्यवस्था के रूप में जी पाना. इसी प्रकार से जब हम समाज की बात करते हैं तो कोई भी समाज जो है वो कम से कम 3 जनरेशन में बनता है. 3 जनरेशन का मतलब है कि यदि 15 साल का जनरेशन माने तो 45 साल तक हमको श्रम करने में हम एक समाज बना सकते हैं. हम यदि पिछले विगत को देखते हैं, पिछले 100 साल को यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम 3 जनरेशन जो है एक साथ तालमेल पूर्वक जी ही नहीं पाए हैं, है ना. उसका कारण है कि जो नई जनरेशन होती है और जो उससे पिछली जनरेशन होती है उसमें एक जनरेशन गैप आ जाता है और वो जो जनरेशन गैप को हम पाट नहीं पा रहे हैं. और उसको पाट नहीं पाने का मूल कारण है कि शिक्षा में व्यवहार शिक्षा की कमी थी. शिक्षा अपने में परिपूर्ण तब होती है जब वो तीनों आयाम को कवर करती है. एक आयाम है जिसको अपन ज्ञान का आयाम कहते हैं, दूसरा आयाम है विवेक का आयाम है और तीसरा विज्ञान का है. इन तीनों के समन्वय में ही, है ना, जो है शिक्षा का काम पूरा होता है.
यदि ज्ञान है और विवेक नहीं है, विवेक का मतलब संबंधों में जीने की समझ नहीं है, सह अस्तित्व में जीने की समझ नहीं है ना, और ज्ञान और विवेक है, विज्ञान की समझ नहीं है, विज्ञान की समझ नहीं होगी तो आर्थिक रूप से दरिद्र हो जाएंगे। यदि हमको संबंध में जीने की समझ नहीं होगी तो उस स्थिति में परिवारों के बीच में, समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़े, द्वेष, हिंसा जैसा हमारे देश में बना रहा है पिछले 50-60 साल, 70 साल से, 80 साल से हम देख रहे हैं, है ना, कि समुदायों के बीच में द्वेष भाव बना रहता है, हिंसा बनी रहती, घृणा बनी रहती, द्वेष बना रहता है। इसलिए जो समाज निर्माण का काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो यदि ये शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है, यदि मान लीजिए ये जो जनरेशन है, ये अभी जो शिक्षक के रूप में जनरेशन है, ये 15 साल तक श्रम करती है, 15 साल तक मूल्य शिक्षा को व्यवस्थित रूप से व्यवहार शिक्षा के रूप में प्रतिष्ठित करती है, तो 15 साल में जो जनरेशन पैदा होगी उन दोनों के बीच में एक तालमेल बन सकता है, तब हम ये कह सकते हैं एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। हम लोग तो शिकार लोग हैं, हम तो अव्यवस्था का, प्रदूषण का, है ना, अराजकता का, डिसऑर्डर का, उसके हम शिकार हो गए। आप भी हो गए, मैं भी हो गया हूँ, हमारे बच्चे भी हो रहे हैं। अब इसकी शुरुआत करना है, तो शुरुआत करने के लिए एक ये अवसर है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कह रहे हैं। विज्ञान में तो हमने बहुत सारा काम कर लिया, एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत सारी समझ हमको ग्लोबल लेवल पे आ गई। जो समझ की कमी दिखती है वो संबंधों में जीने की समझ है। तो ये जो संबंध में जीने की समझ, जिसको हम लोग व्यवहार शिक्षा कह रहे हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसका एक स्लॉट जो है वो डेवलप किया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम पहली से ही व्यवहार शिक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो यदि स्कूल लेवल पे 12 साल तक और फिर उसके बाद स्नातक तक, यानी 15 साल तक यदि व्यवहार की शिक्षा हम बच्चों को दे पाते हैं, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी जो है नई जनरेशन पैदा होगी और जो इस समाज का नेतृत्व करेगी। Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. Anybody else? Okay. Thank you so much, sir, for an knowledgeable, interesting, and really brainstorming session. And I hope it will help everyone to understand clearly about the universal human values and need of sustainable development in current scenario, especially, sir. कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहती हूँ सर, जो आपने बताया मुझे बहुत ही अच्छे लगे, आई थिंक सबको अच्छे लगे होंगे। पहला तो सर, ये मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, तो जीवन क्या है? तो विश्वासपूर्ण, प्रेम, सम्मान और खुशी के साथ जीना ही जीवन है। ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई सर। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम जो आपने संदेश दिया, इट्स रियली ऑसम सर। चीजें सारी पहले से पता है पर उसको रिकॉल नहीं किया गया, तो सर थैंक्स फॉर रिकॉलिंग दीज ऑल थिंग्स। एंड सर, विवेक और विज्ञान में जो सामंजस्य बताया आपने वो भी बहुत ही सुंदर था। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला सर शिक्षित और संस्कारित दोनों होने चाहिए, तो सर शिक्षित होने की कोई भी उम्र नहीं होती है, छोटे बच्चे से लेके बड़ी एज तक शिक्षित हो सकते हैं, बट सर व्हाट अबाउट द संस्कारित? संस्कारित होने की क्या कोई एज फिक्स होती है? नहीं, संस्कारित होने का भी कोई एज नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जो संस्कार होता है वो 15 साल की आयु तक ही हो जाता है। जो मैक्सिमम संस्कार होता है ना, व्यवस्था में जीना, सभ्यता से जीना, श्रेष्ठता का सम्मान करना सीखना, ये सब बच्चों में 15 साल की उम्र तक हो जाता है। 15 साल तक यदि हमने ये संस्कार नहीं डाला, फिर उसके बाद बहुत तकलीफ होती है संस्कारित करने में। हाँ जी सर। Okay, thank you so much, sir. Now we can understand it is very much compulsory to understand the need of universal human values nowadays, especially. Thank you so much, sir, for a strong session. Thank you so much, sir, once again. बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जोशी जी। हाँ जी। और काले जी हैं अभी आपका, संदीप जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई ने प्रश्न पूछा उसके लिए भी, और विशाखा जी को भी धन्यवाद, उन्होंने सेशन को इंटरेक्टिव बनाया। फिर कभी अभी अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। Now the session is over and tomorrow we will meet once again at 9:30 AM. So just take care, stay happy and healthy forever. Thank you so much everyone. धन्यवाद सर पाठक सर।